पक्षियों के उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें कालू कौवा और उसकी पत्नी नीलो कौवे भी रहते थे। कालू और नीलो दोनों ही बहुत बेईमान थे। कालू और नीलो का दूध का बहुत बड़ा व्यापार था। कालू ने बहुत सारी गायें पाल रखी थी, जिनका दूध बेचकर वो बहुत ज्यादा पैसे कमाता था। शुरू में तो कालू ने बहुत ईमानदारी से दूध बेचा, जिससे उसे पैसे तो बच जाते थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही पैसे कमाना चाहता था। एक दिन कालू के पास साथ वाले जंगल का बाज आया, जिसके बारे में आसपास के सभी जंगलों में मशहूर था कि वो बहुत ही ज्यादा अमीर है। उसका भी दूध का ही व्यापार था। अरे कालू, सुना मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? और सुनाओ, व्यापार कैसा चल रहा है तुम्हारा? भाई मैं तो खूब कमा रहा हूँ इस व्यापार से। बस क्या बताऊं बाज जी, कमा तो मैं भी रहा हूँ, लेकिन ज्यादा पैसे नहीं बचते हैं। अब तो सोच रहा हूँ ज्यादा गाय डाल लूं, दूध बढ़ेगा तो मुनाफा भी बढ़ जाएगा। अरे नहीं, ज्यादा गाय का फायदा नहीं है। मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। ऐसा करो, दूध में पानी मिलाना शुरू कर दो। मैं भी तो यही करता हूँ, तभी तो इतनी जल्दी अमीर हो गया हूँ मैं। कालू तो पहले ही बेईमानी के चक्रों में था। जब उसने बाज की ये बात सुनी तो बहुत ज्यादा खुश हो गया। वाह बाज भाई, क्या योजना बताई है आपने। आप जैसा दोस्त हो तो क्या ही कहने। मतलब मैं तो इतनी ही गायों के साथ बहुत ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अरे हाँ कालू भाई, अब मैं चाहता हूँ, और भी कोई समस्या हो तो जरूर बताना मुझे, तेरा भाई सब सही कर देगा। बाज कालू के दिमाग में ये शैतानी आइडिया डालकर वहां से चला जाता है और कालू मन ही मन में बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर अगले ही रोज कालू ने गाय से दूध निकालकर उसमें बहुत ज्यादा पानी मिला दिया, जिससे दूध बहुत ज्यादा पतला हो गया, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़ भी गया था। इतना दूध देखकर तो कालू की चोंच खुली की खुली रह गई। कालू ने फिर वो पानी मिलाया हुआ दूध बेचना शुरू कर दिया। सारे पक्षी अब उसे बताते थे कि उसके दूध में अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब उसका दूध बहुत ज्यादा पतला होता था, लेकिन वो कभी गायों के बीमार होने का बहाना लगा देता तो कभी चारा ना मिलने का बहाना कर देता था। उस दिन भी कालू सब पक्षियों को उनका दूध देने गया। बगली, तोता और कबूतर भी कालू से ही दूध लिया करते थे। लाओ चिड़िया, अपना बर्तन ले आओ और दूध ले लो मुझसे, फिर मैंने दूसरे जंगल भी जाना है। कालू भाई, अब आपका दूध सही नहीं होता है। ऐसे लगता है जैसे किसी ने पानी में थोड़ा सा दूध मिला दिया हो। पहले तो ऐसा नहीं होता था। हाँ कालू जी, जरा मजा नहीं आता दूध पीकर। कल मैंने खीर बनाई थी, किसी भी काम की नहीं बनी मेरी खीर। आप जरूर दूध में पानी मिलाते हैं। लेकिन कालू भी तो फिर कालू ही था, वो कहाँ अपनी गलती मानने वाला था। अरे पक्षियों, मैं भी भला क्या करूं, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। मेरी गाय जो है ना, सही से चारा नहीं खाती, और तो और आजकल जंगल में चारा मिलता ही कहाँ है, इसीलिए दूध पतला हो रहा है। तुम सब लोग चिंता ना करो, कुछ दिनों में दूध बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। अच्छा ही है कि ठीक हो जाए कालू, वरना हमने फिर कहीं और से दूध लगवा लेना है। फिर ना कहना कि हमें बताया नहीं था। अरे नहीं कबूतर भाई, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप सब लोग बस धीरज रखें, और हाँ, मेरे पैसे भी दे देना अगली बार। अच्छा, अब चलता हूँ मैं यहाँ से। कालू वहां से सबको दूध देकर वापस चला जाता है, जहां नीलो उसी का इंतजार कर रही थी। कालू जाते ही नीलो से बोलता है, वो मोटा कबूतर कैसे कह रहा था कहीं और से लगवा लेगा दूध। भाई मैं भी देखता हूँ कैसे लेते हैं किसी और से दूध। पर कालू जी, वो सब भी तो सही कह रहे हैं। अब हम जबरदस्ती तो नहीं दे सकते ना इन्हें दूध। अगर सब ने हमारा दूध देना बंद कर दिया तो क्या करेंगे हम? अरे चिंता ना करो तुम, ये छोड़ भी दें तो क्या, हमने तब तक वैसे ही बहुत अमीर हो जाना है। फिर हम यहाँ से सब छोड़ छाड़ कर शहर चले जाएंगे और कोई नया व्यापार कर लेंगे वहां पर। वाह कालू, कभी कभी तो लगता है कि तुम वाकई जीनियस हो। अच्छा तुम ऐसा करो कि गाय को चारा डाल दो,
मैं तब तक बाकी का दूध साथ वाले जंगल में भी बेच आऊं। कालू वहां से साथ वाले जंगल में दूध बेचने के लिए चला जाता है। पहले तो वो सिर्फ अपने ही जंगल के पक्षियों को दूध बेचा करता था, लेकिन जब से उसने दूध में पानी मिलाना शुरू किया था तो उसने दूसरे जंगल में भी दूध बेचना शुरू कर दिया था। वो दूसरे जंगल में दूध बेचकर वापस घर की तरफ जा रहा था कि उसे एक जगह एक पक्षी दिखाई देता है। कालू उस पक्षी के पास रुक जाता है। अरे पक्षी जी, क्या आप इस जंगल में नए हैं? मैंने पहले तो कभी आपको यहाँ नहीं देखा। हाँ कव्वे, मैं नया आया हूँ इस जंगल में। मैं भविष्य बताता हूँ सब पक्षियों को उनका, और बस सारी दुनिया के जंगल घूमता रहता हूँ और सेवा करता रहता हूँ। भविष्य? वाह जी, पक्षी जी, मेरा भविष्य भी बताएं ना कि मैं ज्यादा अमीर बन पाऊंगा कि नहीं। मैं सब पक्षियों से ज्यादा अमीर बनना चाहता हूँ बस। मैं देख रहा हूँ कि तुमने अगर अपना लालच नहीं छोड़ा तो तुम बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो और तुमसे तुम्हारा सब कुछ छिन जाएगा। बेहतर है लालच छोड़ दो कव्वे। अरे पक्षी जी, मतलब कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मैंने तो ऐसे ही आपसे पूछ लिया, आपको तो कुछ भी नहीं पता। मैं चलता हूँ, आप किसी और को बेवकूफ बनाएं। कालू वहां से उस पक्षी का मजाक उड़ाकर अपने घर की तरफ चला जाता है। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं। कालू वैसे ही दूध में पानी मिला मिलाकर सब पक्षियों को झूठ बोल बोल कर बेचता रहता है। अब सब पक्षी उससे बहुत ज्यादा तंग आ गए थे और फिर एक दिन जंगल में काली घटाएं आ जाती हैं। आज तक किसी ने इतने ज्यादा काले बादल नहीं देखे थे। कुछ देर के बाद बादल बहुत ज्यादा जोरों से बरसना शुरू कर देते हैं। सारे पक्षी इतनी ज्यादा बारिश देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। वो बहुत ज्यादा डर गए थे। उनमें से किसी ने भी आज तक इतनी ज्यादा बारिश नहीं देखी थी। बारिशें रुक ही नहीं रही थीं। कई दिन की लगातार बारिशों की वजह से जंगल में बाढ़ आ गई थी। कालू की सारी गायें तो जमीन पर ही थीं। इतनी ज्यादा बाढ़ से उसका सारा सामान और उसकी सारी गायें पानी में बह गईं। कालू और नीलो ने तो पेड़ पर पनाह लेकर अपनी जान बचा ली, लेकिन उनकी सारी बेईमानी की कमाई उसी पानी में बह गई। कालू का बेईमानी से बचाया हुआ कुछ भी नहीं बचा था। अरे ये क्या सब बुरा मेरे ही साथ होना होता है? अरे मेरे पैसे, मेरा सामान। तभी पीछे से एक आवाज आती है। अब क्यों चिंता करते हो कालू? ये वही पानी है जो तुम दूध में मिला मिला कर सारे पक्षियों को पिलाते थे। अब इसे पीस दो। यही पानी तुम्हारा सब कुछ बहा कर ले गया है। और फिर कालू को उस पक्षी की भविष्यवाणी याद आती है, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं था। हमें सीख मिलती है कि हमें हर काम ईमानदारी से करना चाहिए, क्योंकि लालच में आकर हम ज्यादा के चक्कर में थोड़े से भी हाथ धो बैठते हैं। जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे। उस जंगल में कोई भी शिकारी मौजूद नहीं था, इसी वजह से वो सारे बहुत ही मजे में थे। सभी यूं ही जीवन के दिन गुजार रहे थे और एक दिन बैठे सब बातें कर रहे थे तो कबूतर बोलता है, बुलबुल, मुझे मेरे मामा जी बता रहे थे कि यहाँ से कुछ दूर अमरूदों का एक बाग है और अमरूद भला किसे नहीं पसंद। मैं सोच रहा था किसी दिन हम तीनों जाएं और वहां से अमरूद खाएं, घूम भी लेंगे और भोजन भी हो जाएगा। कैसा? हाँ, बहुत अच्छा प्लान है। अमरूद तो वैसे भी मेरी कमजोरी हैं। चलो हम अभी चलते हैं। बबली, चलो तुम भी हमारे साथ चलो ना, बहुत मजा आएगा। हाँ चलते हैं, लेकिन ख्याल करना कि वो जगह ज्यादा दूर ना हो। ऐसा ना हो कि हमें वापसी पर बहुत देर हो जाए। रात को आने में बहुत मुश्किल होगी फिर। अरे नहीं नहीं, यहाँ से बहुत ही कम फासला है। मैं पहले भी गया था वहां पर एक बार। और यूं वो तीनों वहां से अमरूद खाने चले जाते हैं। कुछ देर उड़ते उड़ते वो वहां पहुंच जाते हैं। वहां वाकई में अमरूदों का एक बहुत ही बड़ा बाग था। चलो चलो,
भाई जल्दी जल्दी से अमरूद खा लो और कुछ साथ भी ले जाने के लिए तोड़ लो, फिर हम चलते हैं यहाँ से। सब अमरूद खाने लग जाते हैं, लेकिन वहां एक दरख्त ऐसा भी मौजूद था कि जिस पर कोई भी अमरूद मौजूद नहीं था, बल्कि उसमें एक सुराख था और उस सुराख से आवाज आने लग गई। किसी पक्षी को भोजन चाहिए? यहाँ नीचे बहुत ज्यादा भोजन है। जिसे यकीन ना आए बेशक वो नीचे आकर देख ले। जो यहाँ आ गया फिर सारी जिंदगी मजे में है। वो सारे ये आवाज सुनकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं, लेकिन कबूतर बोलता है, लेकिन तुम कौन हो जो दरख्त के अंदर से बोल रहे हो? हम क्यों विश्वास करें तुम पर भला? अगर तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा तो इधर नीचे आ जाओ, यहाँ बहुत मजे हैं। मैं भी जब से आया हूँ बाहर नहीं गया। बुलबुल हिम्मत इकट्ठी करके उस सुराख के अंदर चली जाती है। कबूतर और बबली उसे बहुत रोकते हैं, लेकिन वो नहीं मानती, और जैसे ही बुलबुल अंदर गई उसका कुछ पता नहीं चला और वो बाहर नहीं आई। बुलबुल दीदी, आप कहाँ चली गई हैं? हमने मना भी किया था, ये कोई चाल है। कबूतर भाई, अब हमें जल्दी से जाकर बाकी सारे पक्षियों को बताना चाहिए और उन्हें सावधान करना चाहिए। ये मुझे किसी शिकारी की बहुत बड़ी चाल लगती है। और फिर वो दोनों डरे डरे जल्दी से अपने जंगल में आ जाते हैं और वहां सब पक्षियों को इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि सबको बताया जा सके और इसके बारे में बात भी हो सके। अरे क्या हो गया है बबली? ऐसे इतनी परेशान क्यों हो? क्या हुआ है तुम दोनों को? बताओ हमें भी। वो ना, यहाँ से कुछ दूर एक दरख्त है, उसमें से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। कोई उस दरख्त के अंदर से आपको भोजन का लालच देता है और जैसे ही उसके अंदर जाओ फिर वो कभी भी वापस नहीं आता। बुलबुल भी अब वहीं अंदर ही है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये बस तुम दोनों का वहम है। भला दरख्त के अंदर से कौन बोलेगा? पागल हो गए हो तुम दोनों। किसी भी पक्षी ने उनकी बातों का यकीन नहीं किया। उन्होंने ये भी कहा कि बुलबुल अंदर है और वो वापस बाहर नहीं आई, लेकिन कोई भी मानने को तैयार ही नहीं था। और कुछ दिन यूं ही गुजर गए कि एक दिन कालू का बेटा राजू खेलता हुआ उस दरख्त के पास पहुंच गया। अरे छोटे पक्षी, क्या तुम्हें स्ट्रॉबेरीज चाहिए या चावल के दाने? यहाँ नीचे आकर देखो जरा, इतना कुछ है यहाँ पे खाने के लिए। राजू भी तो कालू का ही बेटा था, इसीलिए लालच में आकर वो फौरन दरख्त के सुराख के अंदर चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। अब तो ये बात पूरे जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि जंगल में कोई भूत आ गया है जो पक्षियों को भोजन का लालच देकर अंदर बुलाता है, फिर उनको खा जाता है। जैसे जैसे सूखे का मौसम करीब आ रहा था, वैसे वैसे ज्यादा पक्षी गायब होना शुरू हो गए थे, क्योंकि वो उस भूत की बातों में आकर भोजन लेने के लिए दरख्त के अंदर चले जाते थे और फिर कभी वापस नहीं आते थे। कालू भी अपने बेटे को लेकर बहुत ही ज्यादा चिंतित था। उसे अफसोस था कि उसे उस दिन चिड़िया और कबूतर की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था। कालू ने सब पक्षियों को इकट्ठा किया। देखो कबूतर, मुझे उस दिन तुम दोनों की बात पर विश्वास कर लेना चाहिए था, लेकिन अब असल बात यह है कि कैसे उस भूत से जान छुड़ाई जाए। क्योंकि ऐसे ही सब चलता रहा तो हम में से कोई भी उस भूत से बच नहीं पाएगा। बात तो ठीक है, लेकिन असली समस्या ये है कि आखिर क्या किया जाए उस भूत का। हमने उसे तंग किया या कोई प्लान बनाया, कहीं वो हम सबको ही ना खा जाए। भाई सच्ची बात है, मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। सब पक्षी प्लान बनाने लग जाते हैं कि उसमें एक बहुत ही बूढ़ा शुतुरमुर्ग भी था जो कि बहुत ही बुद्धिमान था। वो सब पक्षियों की बातें सुनता रहा और फिर बोला, देखो पक्षियों, ये भूत शूत नहीं है। अगर भूत होता तो सामने आकर भी हमला कर सकता है और हमें खा सकता है, लेकिन ये तो कोई जीव छुप कर हमला कर रहा है और आहिस्ता आहिस्ता सारे पक्षियों को खा रहा है। शुतुरमुर्ग अंकल, आप कहना क्या चाहते हैं कि वो कोई भूत नहीं है
बल्कि कोई शिकारी जीव है। हाँ, ऐसा ही है। वो कोई शिकारी जीव है जो छुपकर सब पक्षियों को खा रहा है। मेरे पास एक प्लान है जिससे पता चल जाएगा कि वह भूत है या जीव है। जल्दी बताएं ना फिर शुतुरमुर्ग अंकल, कहीं ऐसा ना हो हमारे प्लान बनाते बनाते वो किसी और पक्षी को खा जाए। देखो भाई, ऐसा करते हैं, उस दरख्त को आग लगा देते हैं। अगर कोई भूत होगा तो उसे आग कुछ नहीं कहेगी, अगर कोई जीव होगा तो हमें उसकी असलियत का पता चल जाएगा। सारे शुतुरमुर्ग इस बात से सहमत हो गए और फौरन उस पेड़ के पास पहुंच गए। चलो कालू, जल्दी से अब इसको आग लगा दो, फिर देखना तुम सब तमाशा। कालू फौरन उस दरख्त के 3-4 जगह पर आग लगा देता है और देखते ही देखते आग पूरे पेड़ को अपनी लपेट में ले लेती है। आग लगाने की देर थी कि पेड़ के अंदर से आवाजें आना शुरू हो जाती हैं। बचाओ बचाओ, ये किसने पेड़ को आग लगा दी? प्लीज मुझे कोई यहाँ से बाहर निकाले, मैं यहाँ मर जाऊंगा। बचाओ कोई। सारे पक्षी हैरान थे कि शुतुरमुर्ग सही कह रहा था। कुछ ही देर में दरख्त जलकर जमीन पर गिर जाता है तो वो देखते हैं कि अंदर से एक जला हुआ जंगली बिल्ला निकलता है। बिल्ला मरा नहीं था बल्कि अभी भी सांस ले रहा था। देखा पक्षियों, ये था मकार बिल्ला जो ऐसे भूत बनकर सारे पक्षियों को अपना भोजन बना रहा था। बिल्ला बहुत ही जख्मी था लेकिन वो हिम्मत करके वहां से भाग जाता है और यूं सारे पक्षी शुतुरमुर्ग के कमाल बुद्धि के कारण बिल्ले से छुटकारा पा लेते हैं। सब शुतुरमुर्ग का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और वहां से चले जाते हैं। हमें सीख मिलती है कि हमें कोई भी चीज अगर बहुत आसानी से मिल रही हो तो हमें जरूर सोचना चाहिए कि आखिर इसमें क्या गड़बड़ है, और हमेशा अपने बुजुर्गों की बात माननी चाहिए। उनकी सहायता से हम मुश्किलों से निकल सकते हैं।